चलो तो हम लोग को भी यहाँ पर पढ़ना है। हमने कल वाले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पेजेस थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स थे, उस इवेंट्स में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का डिस्कशन कर दिया था, जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट के ट्रांसफर की बात कर ली। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस करना है वो है फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करना है कि फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form a single cell zygote is known as fertilization। सिंपल सा मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। जैसे ध्यान समझो, ये वाला केस हम लोग ह्यूमन के केस में समझते हैं। मालूम है, मैंने बताया था कि स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ये क्या है? स्पर्म है यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट। ये मेल गैमेट, ठीक है, ये मेल गैमेट है। प्लस ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते थे? फीमेल गैमेट, या फिर इसको ओवा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओवा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमने पहले इसको बनाया था गैमेटोजेनेसिस में क्या बनाया था? एक मेल गैमेट बनाया था और एक फीमेल गैमेट बनाया था। फिर इन दोनों मेल गैमेट को क्या कहते? मान लो इसमें जो मेल गैमेट मेल वाले बॉडी पार्ट में बना था, फीमेल गैमेट फीमेल वाले बॉडी पार्ट में बना था। हमने मेल वाले गैमेट को फीमेल वाले गैमेट के पास पहुंचाया। किस प्रोसेस से? गैमेट ट्रांसफर के प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही गैमेट ट्रांसफर के प्रोसेस से हमने मेल वाले गैमेट को फीमेल वाले गैमेट के पास पहुंचाया, ये मेल वाला गैमेट और फीमेल वाला गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब देखो, ये मेल वाला जो गैमेट था इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? n का मतलब 23। ठीक है, यहाँ जो फीमेल वाला गैमेट था इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? n, यानी कि कितना? 23। इन दोनों को फ्यूज कराया, जो नया सेल बना जाइगोट, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n यानी कि 46। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे n प्लस n 2n बना, यानी आधा। तो ऐसा सेल जिसमें आधा क्रोमोसोम, ऐसा सेल जिसमें आधा क्रोमोसोम, दोनों फ्यूज हुए, एक ऐसा सेल बना जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे? पूरे थे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसको फटाफट लिखो कॉपी में, फिर आगे बढ़ो। तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, ध्यान से समझना। इस फर्टिलाइजेशन को, ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंगैमी। इस फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी कहते हैं। सिंगैमी ये क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहीं पे लिखा हो या कहीं पे सिंगैमी लिखा हो, तो दोनों का बात क्या है? सेम, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना कि फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज व्हाट? सिंगैमी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलो अभी फर्टिलाइजेशन जब हम प्लांट को पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एनिमल में पढ़ेंगे, ह्यूमन में वहाँ भी बात करेंगे। तो हम लोग जनरल चैप्टर पढ़ रहे हैं जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है। अभी फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? ध्यान से सुनो। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप, ये जो दो टाइप हैं
वो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है इसके बेसिस पे इसका टाइप लिखने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ fertilization on the basis of place where fertilization takes place। जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है इसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन के दो टाइप। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझो, जैसे फ्रॉग के केस में फर्टिलाइजेशन तुम्हें याद होगा, या फिर जब तुमको एल्गी पढ़ाया गया होगा 11वीं क्लास में तो एल्गी के केस में फर्टिलाइजेशन बताया गया होगा। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे भी सारी बात तुम्हें बताऊंगा। पहला जो टाइप है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ध्यान से एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी से बाहर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बॉडी से बाहर। ध्यान से समझो, वैसे फ्रॉग के केस में क्या होता है? फ्रॉग के केस में क्या होता है? एक मेल फ्रॉग है, मान लो ये क्या है? मेल फ्रॉग, ठीक है, और ये मान लो ये क्या है? फीमेल फ्रॉग। ये क्या है? फीमेल फ्रॉग। तो एक मेल फ्रॉग और एक फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग जो होगा ये क्या करेगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा बेटा, बोलो, मेल गैमेट बनाएगा, और फीमेल फ्रॉग क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या करेगा? मान लो ये मेल गैमेट क्या करेगा कि अपना जो, मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, मान लो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये मेल गैमेट क्या करेगा? अपना मेल गैमेट इस वाटर के अंदर क्या कर देगा? छोड़ देगा। मेल गैमेट क्या करेगा? अपना वाटर जो गैमेट है, जो मेल फ्रॉग है, वो अपना मेल गैमेट क्या करेगा? इस वाटर में रिलीज कर देगा। ठीक है, सेम केस क्या होगा कि फीमेल गैमेट भी क्या होगी? फीमेल गैमेट भी क्या करेगी कि अपना जो फीमेल फ्रॉग अपना गैमेट क्या करेगी? इस वाटर में रिलीज कर देगी। और फिर ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट वाटर के करंट, वाटर के फ्लो के थ्रू जब मिलेंगे तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर वहां से लार्वा और टैडपोल और ये सब बनना स्टार्ट हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है ये ना तो फीमेल की बॉडी में हो रहा है ना तो मेल की बॉडी में। कहाँ पे हो रहा है? बॉडी से बाहर, वाटर के अंदर। तो इस वाले फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? द फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लेंगे। द फर्टिलाइजेशन which takes place outside the body of male and female organism is known as external fertilization। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। It generally takes place in water के अंदर होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल हमारा क्या है? फ्रॉग। और भी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कुछ एल्गी होते हैं, एल्गी का मतलब कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एम्फीबियन। कुछ एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उसी का एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग है। फ्रॉग भी क्या है? एक एम्फीबियन है। तो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन क्या करते हैं? वो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक केस होता है, इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें करनी होती हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज होता है, क्यों मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करते। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इस वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं करते। उसके बाद
चलो देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक कंडीशन ये होता है तो उनको नंबर ऑफ गैमेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। बात समझ में आ गई? जैसे मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो जैसे मान लो कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वाटर में रिलीज करेंगे। अब मान लो कि यहाँ से वाटर, ये मान लो वाटर है, ठीक है, यहाँ मेल गैमेट रिलीज हो गया, यहाँ मान लो 2 मेल गैमेट 3 मेल गैमेट रिलीज हो गया, यहाँ मान लो 3 फीमेल गैमेट रिलीज हो गया, ठीक है। अब क्या ये जरूरी थोड़ी ना कि ये मेल गैमेट यहाँ जाके इसको फर्टिलाइज करेगा, ये जाके इसको फर्टिलाइज करेगा, ये जाके इसको फर्टिलाइज करेगा। कल वाला केस तुमको बताया था, ऑप्शन में आ रही वाटर के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होता था। सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ जब वाटर के अंदर गैमेट ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास या फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के पास, तो वहां पे क्या होगी, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तभी हो बनेंगे जब दोनों गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अगर वाटर वहां पे फ्लो कर रहा है और वाटर वहां पे है तो हो सकता है कि ये वाला गैमेट इससे मिले ही ना, हो सकता है ये वाला गैमेट इससे मिले ही ना। भाई बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनका डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं, जहां वाटर उसको बाहर के लेके जाएगी वहीं वो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे मान लो कि 3 है तो थोड़ा सा चांस ज्यादा है, अगर 1 होता तो चांस बहुत कम होता है, 2 होते तो थोड़ा बढ़ जाता चांस, 3 होता चांस और बढ़ जाता। तो मान लो कि 10, 15, 20, 25, 1000, 2000, 2000 अगर ऐसे होते, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट अगर प्रोड्यूस होता तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता, बढ़ जाता। हो सकता है भाई 1000 में कोई ना कोई तो जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा। तो इस वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो नंबर ऑफ गैमेट वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ऑल द ऑर्गेनिज्म which perform external fertilization have to फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हो गया? चलो अब इस देखो क्या डिसएडवांटेज अभी समझ में आ गया। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेज है, ध्यान से सुनिए। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द ड्रॉबैक या राइट द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझना है।
जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उस केस में क्या क्या चीजें हैं उसके लिए उसके फेवर में नहीं। पहली बात तो मैंने तुमको अभी इसके पहले बताया कि वाटर के थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजर गैमेट जो होते हैं उनकी मीटिंग एक दूसरे से वाटर के करंट के थ्रू होती है। तो वाटर के करंट के थ्रू अगर उनकी गैमेट का जो गैमेट होंगे वो एक दूसरे के पास जाएंगे और तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा होता है इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो पहली बात ड्यू टू वाटर मीडियम ड्यू टू वाटर मीडियम फॉर गैमीट transfer the chances of fertilization are very less। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है बहुत कम होता है। पहली बात ये होगी। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, मान लो कि तुमने 100 गैमेट दोनों का सीक्रेट रिलीज कराया, मेल ने 100 गैमेट रिलीज किया, फीमेल ने 100 गैमेट रिलीज किया। मान लो आपके ये मेल था ये फीमेल थी, इसने 100 गैमेट रिलीज किया, इसने 100 गैमेट रिलीज किया, ठीक है। मान लो इन दोनों में से 20 ने 20 को फर्टिलाइज कर दिया, तो और जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। बात समझ में? अब ये जो 20 बने हैं ये 20 बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। मान लो ये 20 बन के घूम रहे थे, तब तक उधर से कोई बहुत बड़ी सी मछली आ गई, इसने इनमें से 10 को खा लिया, ठीक है। बात समझना, क्योंकि वाटर के अंदर तो और सारे बहुत ऑर्गेनिज्म होंगे और तुमको पता है कि वाटर के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और छोटे, बड़ी मछलियां जो होती हैं, छोटी मछलियां जो होती हैं, फ्रॉग्स, वो ऐसे वो खाते पीते रहते हैं, प्रेडेट करते रहते हैं, उनका शिकार करते रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो पहली बात तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जो नए ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बन रहे हैं उन नए ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का भी चांस कम होता है, क्योंकि उनके प्रेडेटर्स बहुत होते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या होता है कि दूसरा एडवांटेज इसका ये है। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कम होता है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद वो इनके लिए खतरा भी होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द न्यूली produced organisms are extremely vulnerable to predator। जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रेडेटर से बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़े इसके साथ। अब दूसरा जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब इट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which it takes place inside the body of organism। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में, किसी बॉडी के अंदर फीमेल की बॉडी, मोस्टली फीमेल। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मोस्टली किसकी बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी होती है। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन है, क्या बेटा, ह्यूमन
ह्यूमन के केस में क्या होता है कि मान लो क्या है, ये ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ ओवरी होती है, इस ओवरी से यहाँ से फीमेल गैमेट यहाँ पहुंचा, क्या पहुंचा, फीमेल गैमेट। यहाँ पेनिस के थ्रू क्या होता है कि वजाइना में पेनिस के थ्रू मेल गैमेट क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट ऐसे मूव करते करते कहाँ पहुंचता है, फीमेल गैमेट के पास, और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो चूंकि ये फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो क्या है, इस जो फीमेल ये बॉडी, ये जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के साथ अब देखो यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कंडीशंस क्या क्या है, वहाँ पे कंडीशन क्या था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कि जो मेल और फीमेल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करने चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जनरली मेल गैमीट आर मोटाइल। मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब कि उनके अंदर मूव करने की कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, मूव करने की, मतलब मेल गैमीट जो होते हैं उनके अंदर मूव करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमीट होते हैं क्या होता है, मोटाइल एंड दे हैव टू रीच the female gamete, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट। जनरल केस में क्या होता है, फीमेल गैमीट क्या होती है, नॉन मोटाइल, मतलब फीमेल गैमीट मूव नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गई। फॉर द फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल। देखो ध्यान से समझो, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है कि मेल गैमीट जो कि मोटाइल होता है, ऐसा मेल गैमीट जो कि मूव कर सकता है, वो मोटाइल मेल गैमीट फीमेल गैमीट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, ऐसे फीमेल गैमीट के पास नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, ऐसे फीमेल गैमीट के पास जो कि मूव नहीं कर सकता है, उसके पास पहुंचता है। मतलब देखो ध्यान से, जो फीमेल गैमीट है नॉन मोटाइल है, वो फीमेल की बॉडी में ही होता है, और जो मोटाइल गैमीट है मेल गैमीट, वो उसकी बॉडी में जाके फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई। तो पहला कंडीशन ये है, और ये जनरली इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो ह्यूमन के केस में। बात समझ में आ गई। दूसरा जो होता है, जैसे प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल, क्या बेटा है, नॉन मोटाइल। अब पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमीट होता है, इसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। तो चूंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है और पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो फीमेल गैमीट यानी कि ओवा है, एक सेल है, ओवा है, ये भी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। ये भी क्या होती है भैया, बेटा नॉन मोटाइल। ध्यान समझना, यहाँ एक मोटाइल था और एक नॉन मोटाइल था। जो मोटाइल था वो नॉन मोटाइल के पास चल के पहुंच गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पॉलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल है और ये भी क्या है, नॉन मोटाइल है। तो इसको इसके पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा, एक ट्यूब का स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब।
क्या कहते हैं कॉलेज। बात समझ में आ गई। दोनों केसेस तुमको समझ में आ गए। एक जहाँ मेल गैमेट मोटाइल है तो वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी के अंदर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा, और जो प्लांट के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंचेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट इसको देखो। चलो अभी समझो यहाँ पे ये तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो क्या होगा बेटा? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक केस आता है कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट, भाई फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक और केस आता है, एक और प्रोसेस होता है एनिमल्स के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक अलग प्रोसेस है, इसको अपने उस फर्टिलाइजेशन का पार्ट मत मानना। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एक अलग प्रोसेस है, ये कभी कभी किसी किसी स्पेसिफिक एनिमल्स के अंदर होता है। जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? हम ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है, क्या बेटा? फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन, क्या होता है बेटा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट से मिले। तो फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन कभी कभी किसमें बदल जाता है? अपने आप को डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाता है बेटा? ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, दोनों मिले जाइगोट बनाया, जाइगोट ने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या हुआ कि ये फीमेल गैमेट ने मेल गैमेट का इंतजार नहीं किया, अपने आप को ही क्या किया? चेंज कर करके अपने आप के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके डायरेक्ट क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट या फीमेल बॉडी के जो सेल्स हैं, वो सेल्स बिना फर्टिलाइजेशन के किसमें डेवलप हो जाते हैं? ऑर्गेनिजम्स में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल में लिख लेना, हनी बी, मधुमक्खी देखा है? हनी बी। और लिजार्ड। अरे हनी बी के बारे में पढ़ा होगा कि हनी का जो हनी कॉम्ब होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि वहाँ पे एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, और बाकी सब क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं वो भी फीमेल होती है, क्वीन भी क्या होती है? फीमेल होती है। और ये जो वर्कर्स हैं वो फीमेल के बच्चे होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है कि ये हनी बी है, वो बिना मेल पार्टनर से मिले इस क्या बनाती है? डायरेक्टली नए बच्चे प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिज्म बनाती है। इस वजह से ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के फॉर्म में पार्थेनोजेनेसिस लिजार्ड है, और क्या है उसमें? हनी। चलो अभी तक के जो सिलेबस हमने पढ़ा, उस सिलेबस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे एग्जाम में तुम्हारे आया हुआ क्वेश्चन है मोसेस
mosses and frogs. Mosses and frogs both needs water. Both needs water as a medium. As a medium for fertilization. For fertilization. Where does syngamy occur? Where does the syngamy का मतलब क्या होता है? Fertilization. Syngamy occurs. And how is it ensured? And how is it ensured in both organisms? एक क्वेश्चन आया था CBSE 2019 जब बोर्ड का एग्जाम 2019 में हुआ था, उस पर एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है some animals like bee, चाहे हनी बी लिखा हो या बी लिखा हो, are called parthenogenetic animals. Give reason. ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है CBSE 2020, अभी जो एग्जाम बीता है इसका पेपर लेके देख लेना, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने और दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसको पढ़ाया है। क्वेश्चन ये है कि मॉस और फ्रॉग, मॉस जो है वो एक प्लांट का एक ग्रुप होता है, तो मॉसेस एंड फ्रॉग मतलब मिनरल बोथ नीड वाटर। इनको किसकी जरूरत होती है बेटा? वाटर। एज ए मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन वेयर डज द syngamy occurs and how is it ensured in both organisms? सिंपल सा मतलब समझना कि मॉसेस और फ्रॉग को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। पहली बात वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो पहली बात की वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? वाटर में। तो फर्टिलाइजेशन का प्लेस कौन सा है बेटा? वाटर। बात समझ में आ गई? और ये कौन सा टाइप हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा टाइप हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा क्या है? हाउ इज इट इंश्योर्ड इन बोथ ऑर्गेनिज्म? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाए, इसके लिए इसका एश्योरेंस कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं? एक नंबर ऑफ गैमेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको सर्टेनिटी मिलता है फर्टिलाइजेशन कहीं ना कहीं जरूर देता है। तो इंश्योरेंस कैसे उनको मिलता है, कैसे वो इंश्योर होते हैं? दे प्रोड्यूस greater number of gamete to ensure fertilization को इंश्योर करने के लिए वो नंबर ऑफ गैमेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, दोनों बातें समझ में आई? प्लेस कहाँ पे था पूछा था पहले में कि कहाँ फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी कहाँ हुआ? सिंगेमी कहाँ पे हुआ? वाटर के अंदर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का टाइप है और वो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ गैमेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम एनिमल्स लाइक बी आर कॉल्ड पार्थेनोजेनिक एनिमल्स, गिव द रीजन। मैंने अभी तुमको बताया पार्थेनोजेनिक इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं? विदाउट, देखो यहाँ पे आंसर एलिमेंट है, दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनिक एनिमल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर में इसको लिख लो शॉर्ट फॉर्म में फटाफट। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में जो डायरेक्टली वहां से, और इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में भी पूछेगा। हो गया, चलो। तो ये हमारा अभी प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप खत्म हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ना होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं उनको पढ़ना है। देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब कि ऐसे इवेंट्स या ऐसे प्रोसेसेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद हो। सबसे पहले तो हम आपको पढ़ लेंगे द जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? ठीक है, पढ़ ले क्या जाइगोट। जाइगोट का डेफिनेशन, द सेल which is formed by fusion of male and female gamete. Male and female gamete is known as zygote. तो क्या कहते हैं? zygote। तो ऐसा सेल जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बना हो उसको क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ज़ाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। ज़ाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है जो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करके बनाया गया। ये जो ज़ाइगोट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंडेटरी है, ये यूनिवर्सल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिवर्सल पार्ट है। इट इज यूनिवर्सल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी होगा तो वहाँ पे ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो फटाफट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिवर्सल पार्ट ऑफ। अभी देखो यहाँ नेक्स्ट, याद करो मैंने तुमको बताया था दो तरह की बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म। एक बॉडी होती है हैप्लॉन्टिक। ये क्या होती है बेटा? हैप्लॉन्टिक बॉडी, जिनका पूरा का पूरा बॉडी किससे बना है? एन टाइप से। ठीक है। और एक होती है डिप्लॉन्टिक। क्या होती है बेटा? डिप्लॉन्टिक, जिसका पूरा का पूरा बॉडी होता है टूएन टाइप। बात समझ? लेकिन ये जो ज़ाइगोट बनता है ये ज़ाइगोट क्या होता है? टूएन टाइप। बात समझ? अब चाहे वो हैप्लॉन्टिक बॉडी में बनाओ चाहे डिप्लॉन्टिक बॉडी में। भाई हैप्लॉन्टिक बॉडी में क्या था कि माइटोसिस से फीमेल गैमेट और माइटोसिस से मेल गैमेट बना। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम ना हो। तो जो मेल गैमेट बना उसका भी प्लॉइडी क्या था? यन था। ये क्या था? यन टाइप था। इन दोनों को फ्यूज कराया, क्या बना? ज़ाइगोट। क्या बना? टूएन टाइप का ज़ाइगोट। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, इस ज़ाइगोट से जब बॉडी बनानी होगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ऑर्गेनिज्म जब बनाना होगा तो भाई ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या है? एन टाइप। हमने ज़ाइगोट कौन सा बनाया है? टूएन टाइप। तो यानी कि इस ज़ाइगोट से हमको फिर से कौन सी बॉडी बनानी है? एन टाइप की बॉडी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? कौन सा प्रोसेस करेंगे? मियोसिस। कौन सा प्रोसेस करेंगे बेटा? मियोसिस, ताकि ये टूएन जो है वो एन टाइप के सेल में कन्वर्ट हो। असल में जैसे ही हम ये मियोसिस करेंगे, इस मियोसिस को क्या कहेंगे? ज़ाइगोटिक मियोसिस। क्या कहेंगे बेटा? ज़ाइगोटिक मियोसिस।
तो जो हैप्लॉन्टिक प्लांट है, हैप्लॉन्टिक जो बॉडीज होती हैं उनमें जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है और जाइगोटिक मियोसिस से बनने वाले सेल्स फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी क्या है, डिप्लॉन्टिक, तो डिप्लॉन्टिक में जो मेल गैमेट बना था वो क्या था, एन टाइप, और जो फीमेल गैमेट बना था वो क्या था, जो एन टाइप। किस प्रोसेस से बना था, मियोसिस, क्योंकि 2n से हमने क्या बनाया था, एन बनाया था। इन दोनों को फर्टिलाइज करके क्या बनाया था बेटा, 2n टाइप का जाइगोट, क्या बनाया था, 2n टाइप का जाइगोट। अब जो चूंकि बॉडी 2n है तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें बॉडी क्या होगी, 2n ही होगी। अरे बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो हमको यहाँ पे माइटोसिस करना होगा या मियोसिस, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि 2n से 2n बनाना है तो कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, अब सुन, यहाँ मियोसिस से जब बहुत ढेर सारा सेल बन जाए, और ढेर सारा सेल बन जाएगा, तो सेल को मिला के बहुत ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे, तो सेल को मिला के क्या बना देंगे, टिश्यू, टिश्यू को मिला के क्या बना देंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? यहाँ भी जब बहुत ढेर सारा जो माइटोसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे कौन से वाले, 2n टाइप के, बहुत ढेर सारे सेल्स बन गए तो क्या बना देंगे, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बन जाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये जाइगोट का तुम्हारे सामने डिस्क्रिप्शन है। जाइगोट में और भी सारी चीजें तो हमको जाननी है, फटाफट इसको बना लो तो मैं गया। चलो अब इसमें थोड़ा एक लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जो जाइगोट का इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्यों जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इसका क्या रोल होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ जाइगोट। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है जाइगोट। ध्यान से सुनो, पहला जो सिग्निफिकेंस होता है हमारे किताब के लाइन में कहूं तो ये है कि इट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ species between one generation to next generation। ध्यान से समझना इस बात का मतलब क्या है, लिखा हुआ। जैसे सुनो, मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक मेल होगा और एक क्या होगी, फीमेल। ध्यान से समझो, मान लो ये क्या था, मेल थे और ये क्या थी, फीमेल। ठीक है, ठीक है, ये मेल था और फीमेल था। मेल ने क्या किया कि एक मेल गैमेट प्रोड्यूस किया और फीमेल ने क्या किया, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये गैमेट हो गया मेल वाला और ये गैमेट हो गया फीमेल वाला। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बना, जाइगोट। ठीक है, और इस जाइगोट में बहुत ढेर सारे नए नए ऑर्गेनिज्म बना लिए, बहुत ढेर सारे क्या, मान लो इस जाइगोट से फिर क्या बना, ऑर्गेनिज्म, क्या बना, एक नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान से ये मान लो जेनरेशन 1, क्या है बेटा, जेनरेशन 1, और इसी जेनरेशन 1 का जो अगला संतान है उसको हम क्या कहेंगे, जेनरेशन 2, है ना। बोलो,
जैसे मेरे फादर क्या है, पहले जनरेशन है, तो हम क्या है, दूसरे जनरेशन, और मेरे बच्चे क्या होंगे, तीसरे जनरेशन। ठीक है, तो ये जनरेशन और ये जनरेशन, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, जाइगोट। इन दोनों ने मिला के एक जाइगोट बनाया था, और इस जाइगोट से क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जाइगोट ने क्या किया, इस जनरेशन को और इस जनरेशन के बीच को क्या कर दिया, लिंक कर दिया, जोड़ दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कि मतलब ये जो आदमी है, इस आदमी से ही आदमी बना, या कोई एनिमल है, जिस एनिमल से एनिमल बना, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लिंक करता है कौन, जाइगोट। बात समझ में आ गई? तो जाइगोट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि वो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से लिंक करता है। क्लियर बेटा? हो गया? दूसरा इंपॉर्टेंस समझ लो इसका, फिर हम लोग खत्म करते हैं इस टॉपिक। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism starts their life from a single cell zygote। ध्यान से सुनो दोनों बात। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी। तो दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे कोई ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसकी लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से, और उसे कौन सा होता है, जाइगोट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जाइगोट का इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्लियर है ना? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो।